हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2021 के बेहतरीन करंट अफेयर्स। लेकिन गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है करियर्स क्लाउड, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल की वैलिडिटी या 2 साल की वैलिडिटी के करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, एक बार चेक जरूर करें और फिर जो है वो आप देखें कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स होंगे जो आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे और वही करंट अफेयर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन ये किस तरह से आपको मिलेंगे? डेली करंट अफेयर्स होंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और एक होगा क्विज जो आप हर रोज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके दे सकते हैं। वीकली होगा, हर हफ्ते होगा। हर हफ्ते में आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर में, और एक होगा क्विज जो आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जिसमें आपको 4 पीडीएफ्स मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर एक पीडीएफ के अंदर, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, एक में बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वो भी, और एक होगा पॉकेट पीडीएफ 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर मिलेंगे ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। नेक्स्ट होंगे दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हम 20 अलग अलग तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपको हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड आपको हर तरह की न्यूज जो है वो एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो आपको 3 अलग से सेक्शंस जो हैं वो उसका यूज कर सकते हो: कंटेंट और मतलब डिटेल करंट अफेयर और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और एक होगा क्विज जो कि आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। एक दोस्तों, अगर आप पूरा साल का जितना भी करंट अफेयर लाइक 2021 का जितना भी जा चुका है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ को यूज कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। स्टेट करंट अफेयर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर किया रहा है। यह आपकी स्टेट की परफॉर्मेंस को जरूर इंप्रूव करेगा। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर है। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है करियर्स क्लाउड को, और ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन कर लें। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका प्राइस बहुत कम है और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। और गाइस, आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 16 जून 2021 का। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों, इसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रैंक्ड एज द मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। और इंडिया का रैंक आपने बताना है कौन सा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स मतलब हमने कितना जो है वो पैसा दिया है, हमारे लोगों ने, जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्होंने कितना पैसा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इस रैंक को आंका गया है। कितनी कंट्रीज में से आंका गया दोस्तों? 114, मतलब 114 कंट्रीज में से ये रैंक जो है वो आंका गया है। और इसमें टॉप किसने किया? इंडोनेशिया ने इसके अंदर टॉप किया है, मतलब इंडोनेशिया ने इसके अंदर टॉप किया है। इसको भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। और इंडिया का रैंक दोस्तों कौन सा है? 14th रैंक है इंडिया के इसके अंदर, याद रखना है। पहला रैंक इंडोनेशिया का है, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है? इसको किया चैरिटीज एड फाउंडेशन, जो कि लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज को आपने थोड़ा सा याद कर लेना है, बस ये 2-3 पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया एमर्जेस एज 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की ये रिपोर्ट है। और इसको चैरिटीज एड फाउंडेशन, जो कि लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आया। और इसमें यह भी देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान क्या चैरिटी बढ़ी है या कम हुई है, उसके ऊपर भी ये ध्यान रखा गया। और इंडिया दोस्तों टॉप 20 मोस्ट जेनरस कंट्री जिन्होंने दान दिया है या और लोगों की हेल्प की है, तो उसमें इंडिया आ चुका है, क्योंकि 14th नंबर पे मतलब टॉप 20 कंट्रीज में आ गया। और किसी टाइम पीरियड पे इंडिया 82nd नंबर पे होता था, और 2017-19 में जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया की इंप्रूवमेंट जो है सबसे ज्यादा हुई है। और अगर इंडिया का डाटा देखें तो 61% इंडियंस जो है वो उन्होंने स्ट्रेंजर्स की हेल्प की है। तो मैं मानता हूं ये सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि 61% इंडियंस ने, जिनको हम जानते नहीं हैं, उसकी हेल्प की है। और 36% लोगों ने पैसा भी डोनेट किया है अलग अलग लोगों को। और 34% ने जो है वो अपनी इच्छा से जो है वो दूसरे लोगों की हेल्प की है किसी ना किसी काम में। और ये डाटा जो है वो अलग अलग लोगों से पूछ के जो है वो सामने है, उनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए कि आपने कितने बंदों की हेल्प की है,
और आपने पैसा कितनों को दिया और आपने वॉलंटरी किसी काम के जो है पार्टिसिपेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंक जो है वो निकाला गया है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी। और पूरे वर्ल्ड में भी एक बहुत ही अच्छी खबर है कि 55% जो अडल्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 55% ने जो है वो किसी ना किसी की हेल्प की है जिनको वो जानते नहीं है। तो ये भी यार एक बहुत जेनरस थिंग है कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं जो हमें जानता नहीं है, तो मतलब हम उसकी तो करेंगे करेंगे जो हमें जानता है। तो मतलब सोसाइटी के लिए हम कह रहे हैं, खास करके यंग जनरेशन जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और जापान दोस्तों सबसे नीचे है, मतलब जापान का रैंक 114 है। तो इस चीज़ को याद रखना। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि इंडोनेशिया का रैंक टॉप पे है और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो कंट्री है वो कीनिया है, लेकिन कीनिया याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का रैंक जो है वो 14th है और टोटल 114 कंट्रीज हैं। चैरिटीज एड फाउंडेशन ने इसको पब्लिश किया है, जो कि लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। वट विल बी द नेम ऑफ द मिशन और द प्रोब विच विल बी लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी वीनस। वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, उसकी लेयर्स को स्टडी करने के लिए एक मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2030 में। वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उस मिशन का नाम क्या है? एनविजन। तो याद रखना है एनविजन जो है वो नाम है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से लॉन्च किया जाएगा वीनस को स्टडी करने के लिए। ये मिशन लेकिन 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो 15 महीने की जर्नी के बाद जो है वो वीनस पहुंचेगा और 16 और महीने जो है वो वहां पे लेगा अपने पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए। टारगेट क्या है? वीनस का देखा जाएगा इनर कोर से अपर एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह का बना हुआ है और किस तरह से जो है वो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चेंजेस आए हैं। ये सारी चीजें जो है वो ये मिशन जो है वो देखेगा और साथ में देखेगा कि जो गैसेस हैं वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर प्लैनेट का कैसा है, सरफेस कैसा बना हुआ है, सरफेस की कंपोजिशन कैसी है, और इसमें नासा जो है वो भी हेल्प करेगा इनकी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो ऑलरेडी एक वीनस के ऊपर मिशन भेज चुकी है 2005 से लेकर 14 के बीच में, जिसका नाम है वीनस एक्सप्रेस, जिसने स्टडी किया था कि यार वहां पे जो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं, जो वॉल्केनिक एरियाज हैं सरफेस के ऊपर इस प्लैनेट में, उसको जांचने के लिए इसको भेजा गया था। और जापान ने भी एक मिशन जो है वो भेजा हुआ है 2015 से, जिसका नाम है अकासुकी, और वो स्पेसक्राफ्ट भेजा हुआ है और उसके अंदर भी वो यही स्टडी कर रहे हैं 2015 से कि इसका एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है। और इवन रिसेंटली नासा ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इवन एक नहीं दो वो लॉन्च करेंगे, अभी 2 मिशन वो कहते हैं कि हम भेजेंगे, एक तो वेरिटस, एक द विंचाई प्लस। ये दोनों मिशन जो है वो कौन भेजेगा दोस्तों? ये नासा के द्वारा भेजे जाएंगे। द विंचाई प्लस का मतलब है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्रीवेशन आपने याद रखनी। वेरिटस का मतलब है वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। और ये दोनों मिशन जो है वो नासा जो है वो क्या करेगा, बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च करेगा। और नासा का कहना है 2028 से लेके 2030 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये दोनों नासा के हैं दोस्तों। इन विजन जो है वो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वो दिया हुआ है। और जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज अपॉइंटेड एज ऑनरेरी मेंबर ऑफ द WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑनरेरी मेंबर जो है वो किसको बनाया गया? बेसिकली आप कह सकते हो WHO की एक बॉडी है जो काम करेगी किसके ऊपर? आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के ऊपर या एयर पोल्यूशन के ऊपर जो है उसकी एक कमेटी है, उसमें इनको मेंबर बनाया गया है। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। उज्ज्वला सिंघानिया दोस्तों, आपको पता है उज्ज्वला सिंघानिया रिसेंटली 38th फिक्की की लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसकी मेंबर जो है वो बनाएगी, उसकी प्रेसिडेंट बनाएगी उज्ज्वला सिंघानिया। तो जिसको FLO कहा जाता है, फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। पद्म कुमार नायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए। RBI ने रिसेंटली एक बॉडी क्रिएट की है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो याद रखना है NARCL, ये RBI ने क्रिएट किया और उसके पहले चेयरमैन किसको बनाया गया? पद्म कुमार नायर को। गुंजन शाह आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया बाटा इंडिया के। तो ये सारी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो आंसर क्या बचा? डी बचा दोस्तों, मुकेश शर्मा। प्रोफेसर मुकेश शर्मा अपॉइंट किए गए हैं एज ए ऑनरेरी मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। और ये IIT कानपुर से बिलोंग करते हैं और इनको ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप का क्या बनाया गया है? मेंबर बनाया गया है। और मुकेश शर्मा काम क्या करेंगे? एयर क्वालिटी एक्सपर्ट विद द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, IIT कानपुर के अंदर ऑलरेडी ये वर्किंग है। लेकिन इनका मेन काम वहां पे क्या होगा कि इन्होंने पॉलिसीज जो एयर पोल्यूशन को
रिलेटेड बन रही हैं उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर ये चर्चा करेंगे। और इनकी अपॉइंटमेंट स्पेशली डायरेक्टर जनरल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस उनकी तरफ से की गई है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इवन ऑप्शंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच बैंक ज्वाइंड द प्रेक्टो हेल्थ केयर कंपनी है टू प्रोवाइड प्रेक्टोस कॉर्पोरेट हेल्थ एंड वेलनेस प्लान्स टू द बैंक एम्प्लॉइज। तो देखो यार इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेक्टो जो एक हेल्थ केयर कंपनी है वो अपने कॉर्पोरेट और हेल्थ एंड वेलनेस प्लान्स को किसको प्रोवाइड करेगी, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं। आपने उस बैंक का नाम बताना है, बैंक का नाम क्या है, इंडियन बैंक। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस प्लान के अंदर 24/7 असेस मिलेगी ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेने की जो भी एम्प्लॉइज होंगे। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें चाहे वो पुराने एम्प्लॉय हैं चाहे वो करंट एम्प्लॉइज हैं, मतलब दोनों को ही क्या दिया जाएगा, इसके अंदर बेनिफिट दिया जाएगा। और इसमें जो है वो उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन, उनको जो है वो अलग अलग 23 तरह के स्पेशलिटी डॉक्टर के साथ बात करने का मौका, फार्मास्यूटिकल नीड्स जो उनकी हैं, जरूरी हैं, कोई दवाई चाहिए उनको, और जनरल हेल्थ केयर सेशन भी जो है वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो बेनिफिट होगा वो 74,000 प्रेजेंट एंड रिटायर्ड, मैं पहले बता चुका हूं, पुराने भी और जो आज भी काम कर रहे हैं इंडियन बैंक के अंदर, तो 74,000 रिटायर्ड स्टाफ और प्रेजेंट स्टाफ को लाभ मिलेगा, जो कि एक नया इनिशिएटिव है किसी भी बैंक के द्वारा। और खास करके ये उनकी फैमिली के बारे में जो भी कोविड-19 के दौरान उनको दिक्कत आ रही है उसको जो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक। और ये पॉलिसीज अपने एम्प्लॉइज को देंगे किसकी, प्रेक्टो हेल्थ केयर कंपनी। तो ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें और याद रखनी है, वो किसके बारे में याद रखना है, आपने इंडियन बैंक के बारे में याद रखना है। इंडियन बैंक को दोस्तों 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं पदमजा, याद रखना है, पदमजा चुंद्रू। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तमिलनाडु के अंदर। और साथ ही साथ याद रखना है टैगलाइन योर ओन बैंक, योर ओन बैंक। तो ये सारी चीजें याद करने के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI भी कह सकते हैं, टू फंक्शन एज द इंश्योरेंस ब्रोकर। मतलब अब वो एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी काम करेगी। पहले वो वेबसाइट के थ्रू अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब जो है वो एज ए ब्रोकेज का काम करेगी, उनको ब्रोकेज से भी जो है वो पैसा मिला करेगा। लेकिन अभी तक जो है वो वेबसाइट के थ्रू ही इसको क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम आपने बताना है, और बहुत ही फेमस कंपनी, मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग इसको यूज करते होंगे। नाम क्या है इसका, पॉलिसी बाजार। तो आप देख सकते हो पॉलिसी बाजार को IRDA ने परमिशन दे दी है कि वो ब्रोकिंग लाइसेंस जो है वो उनको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी जो है वो अब नए सेगमेंट्स में एंटर करेंगे कि क्लेम जो है वो लेने में हेल्प करेंगे लोगों को, ऑफलाइन सर्विसेज जो है उनको देंगे, उनके सेंटर्स खुल जाएंगे अलग अलग जगह पे, और ऑफलाइन भी लोग जो है वो उनके साथ जुड़ेंगे। और इससे क्या होगा, पॉलिसी बाजार जो है वो अब जो है वो ब्रोकिंग अम्ब्रेला के अंदर अलग अलग तरह के जो है वो इंश्योरेंस प्लान जो है वो लोगों के साथ अपने बनाए हुए प्लान्स भी जो है वो क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। अदरवाइज वो किसी और कंपनी के प्लान जो है वो वहां पे देते थे, अलग अलग तरह के आप कंपेयर करते थे, तो ये सारी चीजें उनके पास अब खुद आ जाएंगी। अब वो आपको पता होना चाहिए कि ये लार्जेस्ट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर थे हेल्थ, मोटर और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के। और साथ ही साथ जो है वो इनके नए वेंचर्स भी थे, जैसे पैसा बाजार भी इन्हीं का था। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काफी सक्रिय हो गए थे ये। और 25% शेयर मार्केट में इनका लाइफ इंश्योरेंस का है, मतलब जितने भी लोग लाइफ इंश्योरेंस को 25% पॉलिसी बाजार के हैं, और 10% शेयर जो है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का पूरी मार्केट के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखना है ये को फाउंडर कौन है और इसके आजकल CEO कौन है, इनके हैं यशीश दहिया, यशीश दहिया। ये आप नाम जो है वो थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि कई बार आपको कहीं पे आ गया, पूछ लिया किसी ने, तो आप बता सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर IRDAI, क्योंकि ये अप्रूवल तो दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से दी गई है, जो कि एक आप कह सकते हो रेगुलेटरी एजेंसी है जो इंश्योरेंस सेक्टर की, जिसको 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बढ़ गई थी, तो फ्रॉड केसेस ना इंक्रीज हो, तो इनको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद के अंदर है। और याद रखना है तेलंगाना के अंदर। चेयरपर्सन कौन है इसके, सुभाष चंद्र खुंतिया भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड ए डिवाइस नेम्ड जीवन वायु, इंडिया फर्स्ट कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस। तो जिसमें जो है वो आपका पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस है ये, मतलब आपको जो है वो वायरस फ्री जो है वो सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले CPAP आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। CPAP दोस्तों जनरली उन लोगों के लिए यूज की जाती है जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, लाइक सोने के टाइम पे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है
कि इसको मतलब इलेक्ट्रिकली चलती थी पहले ये, अभी तो मतलब जो ये अभी डेवलप की गई है जीवन वायु ये इलेक्ट्रिकली नहीं है, लेकिन ये पहले इलेक्ट्रिक डिवाइस थी और इसको यूज़ किया जाता था कि लाइक सोने से पहले जो है वो नाक पे लगा लेंगे तो मतलब प्रेशर जो है वो रिलीज कर देता था और नाक खुल जाता था। तो ये इस तरह की डिवाइस थी और इसको कोविड-19 इन्फेक्शन के टाइम पे जब सांस लेने की दिक्कत आती है तब इसको यूज जो है वो किया भी जाता था। लेकिन अब एक इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है ये सीपीएपी, जिसमें जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है और 99.99% जो है वो इसमें वायरसेस को खत्म कर देता है ये हवा में से। तो आप अच्छी सांस जो है वो आराम से ले सकते हो। और ये है दोस्तों आईआईटी रोपड़, जो कि कहां पे स्थित है, पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर। तो ये इस तरह की डिवाइस है दोस्तों, आप देख सकते हो आईआईटी रोपड़ ने इसको डेवलप किया, नाम है जीवन वायु और ये पावर फ्री है, मतलब इसके साथ आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से हवा एंटर करेगी, फिर यहाँ पे जो है वो सारे के सारे वायरसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए जाएंगे 19, और यहाँ से हवा सांस जो है वो आप अच्छे से ले सकते हो। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, 99.90% वायरल एफिकेसी है इसकी, हवा को साफ कर देता है और इसमें कोई भी पैथोजन मतलब कोई भी वायरस जो है वो नहीं रह पाता। और साथ ही साथ ये डिवाइस जो है वो विदाउट पावर है, इसलिए जब किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करना है तब भी जो है वो ये क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इवन ये उन बच्चों को भी ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है जिनके लंग्स जो है वो फुली डेवलप नहीं हो। क्या होता है कि कई बार अर्ली स्टेज में बच्चों के लंग्स डेवलप नहीं होते तो सांस लेने में दिक्कत आती है, तब भी इसका यूज जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि मशीन के थ्रू जो है जो बच्चे का नाक है उसमें से जो है वो हम सांस को जब भेजेंगे तो मतलब वो दिक्कत जो है वो उसको नहीं आएगी। तो अगर लंग्स वीक हैं बच्चे के स्टार्टिंग में या नहीं डेवलप हुए पूरी तरह से तो हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा जो है वो आप कह सकते हो ये इनिशिएटिव तैयार किया गया आईआईटी रोपड़ की तरफ से, पंजाब की तरफ से, जीवन वायु सीपीएपी डिवाइस। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच स्टेट लॉन्च्ड एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप रेव अप। तो आपने पहली बात तो याद रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का नाम क्या है, रेव अप, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्टार्टअप होंगे उनकी हेल्प करेगा ये प्रोग्राम। और ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है दोस्तों, तेलंगाना है। तो याद रखना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, तेलंगाना है। उनके प्रोग्राम का नाम है रेव अप और इसको टीएम भी कहा जाता है। टीएम का मतलब है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। याद रखना है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च्ड रेव अप एक्सेलरेटेड प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी 2020 को एज ए ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव कह चुकी है और आईटी इंडस्ट्री के अंदर खास करके अलग अलग जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज हो सके, इसीलिए इन्होंने नासकॉम के साथ ये टाई अप किया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और जितना भी काम होगा वो सारा नासकॉम के थ्रू किया जाएगा, मतलब चाहे वो कोई स्ट्रेटेजी है चाहे वो कोई इनोवेशन है वो सारा का सारा नासकॉम के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों याद रखना है इसका पहला एडिशन जुलाई 2021 में क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। इसमें स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं, मतलब वो रेव अप प्लेटफॉर्म का जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा। और तेलंगाना दोस्तों वैसे भी पहली स्टेट है जो पॉलिसी लेके आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जून 2020 में, जून 2020 में, इसको भी आपने याद रखना है। तो सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के बारे में जरूर याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर जो है वो तामिलिसाई सौंदरराजन है। तामिलिसाई सौंदरराजन पुडुचेरी की भी गवर्नर हैं, क्योंकि पुडुचेरी की रिसेंटली जो गवर्नर थी लाइक किरण बेदी जी, उनको रिमूव कर दिया गया था तो इनको एडिशनल चार्ज जो है वहां पे दिया गया। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क दोस्तों याद रखने हैं, मरुगावनी नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक आपने महावीर हरीना वंसदा नेशनल पार्क भी जो है वो याद रखना है, महावीर हरीना नेशनल पार्क, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु कोलैबोरेटेड विद मो इंगेज टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंसेस। मो इंगेज जो है वो एक कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और डिजिटल बैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए ये बैंक इस मो इंगेज की हेल्प लेगा। मतलब मो इंगेज जो है वो लोगों को अवेयर करेगा कि किस तरह से आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, किस तरह से उसको यूज करोगे। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों याद रखना है यहां पे बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक की और नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और लोगों में अवेयर करने का काम कौन करेगा, मो इंगेज, जो कि आप कह सकते हो कि एक तरह का कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो लोगों को बताएगा कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हो और साथ ही साथ किस तरह से डिजिटली आप पेमेंट्स को करोगे, अपनी लाइक इंस्टॉलमेंट्स को पे करोगे। तो उसके लिए लोगों को मैसेजेस भेजे जाएंगे, अलग अलग तरह से टारगेट्स जो है वो रखे गए हैं और इसी के थ्रू जो है वो लोग अवेयर होंगे कि डिजिटल पेमेंट्स करने के क्या फायदा होंगे, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो। इवन मो एंगेज एक कैंपेन भी चलाएगा 12 अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि ऑनलाइन किस तरह से आप अपने बिल्स की पेमेंट जो है वो कर सकते हो और किस तरह से आप डिजिटली पेमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हो। और ये है दोस्तों
दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इसके साथ टाई अप कर रहा है। और इसमें एक और खास बात है कि जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया है कि आप जो है आपने बैंक ब्रांच में नहीं आना ड्यू टू कोविड-19, हम आपके घर में आके जो ईएमआई को कलेक्ट कर लेंगे अगर आपके पास डिजिटल सेवा भी नहीं है। और डिजिटलाइजेशन के लिए जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ भी टाई अप किया है ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन आसानी से हो सके, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रांजेक्शन का, इसको याद रखेंगे। और रिसेंटली जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है वो एक टाई अप किया था किसके साथ, एन स्टोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, मतलब इसको एन स्टोर भी कहा जाता है, ताकि वो डिजिटाइज कर सके अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को इंडिया के अंदर। मतलब क्या होगा कि जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक मोबाइल एप्लीकेशन ऑफर करेगा जिसका नाम है एन लिंक्स, याद रखना है LINCS, ताकि जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उसके बैंक के, जो जिनके पास कोई लोकल बिजनेस भी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो किसका, एन स्टोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का। ये भी रिसेंटली आप कह सकते हो कि मार्च के महीने में हमने इस न्यूज़ को कवर किया था। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में स्पेशली याद रखेंगे, 2017 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है, कर्नाटका के अंदर। इसके MD और CEO हैं नितिन चुग, और टैगलाइन है बिल्ड ए बेटर लाइफ, बिल्ड ए बेटर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ज्वाइंड हैंड्स विद होम टू स्किल रूरल यूथ। तो ये दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने जो है वो टाई अप किया है नाबार्ड के साथ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ टाई अप किया है, ताकि रूरल यूथ को हम क्या कर सके, किसी तरह से स्किल प्रोवाइड कर सके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो दे सकें, उसके लिए ये टाई अप जो है वो किया गया है। और इसका जो है वो फेज 2 जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा अंडर द प्रोग्राम ऑफ द नाबार्ड। तो आप देख सकते हो नाबार्ड का कौन सा प्रोग्राम है, वो एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट फेज 2 ये स्टार्ट किया जाएगा। और ये ग्राम्य विकास निधि के तहत जो है वो इनको फंड दिया जाएगा। और ग्राम्य विकास निधि जो है वो ऑफ फार्म सेक्टर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया था। मतलब लोगों को सिखाना है, प्रैक्टिकली उनको दिखाना है कि किस तरह से काम कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। और इसमें दोस्तों 2 साल तक जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग लोकेशंस में, लाइक 19 लोकेशन यूज की जाएंगी अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की, जहां पे ये कोर्स होगा। और अलग अलग 12 ट्रेड, मतलब 12 अलग अलग तरह के जो हैं वो ट्रेड्स में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ऑलरेडी 4000 लोगों को जो है वो इनरोल भी कर लिया गया है। इसमें स्किल ट्रेनिंग होगी, इसमें लीडरशिप स्किल्स भी होंगी, ताकि अलग अलग तरह से उनको सिखाया जा सके। और इवन उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अच्छे मतलब ट्रेनी होंगे उनको प्लेसमेंट उसी टाइम पे दे दी जाएगी, या फिर आगे प्लेसमेंट के लिए भी उनको क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी। तो ये नाबार्ड का पार्टनरशिप है किसके साथ, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन से। ये दोस्तों आज से नहीं चल रहा, ये 2008 से चल रहा है, मतलब बहुत ही पुराना इनका जो है वो आपस में टाई अप है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पैसा जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड। अंबुजा सीमेंट नहीं याद करेंगे, नाबार्ड याद रखना है। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से, बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन से, वी शिवरामन। और याद रखना है साथ ही इनके चेयरमैन करंटली कौन है, इनके चेयरमैन है गोविंद GR चिंताला, गोविंद चिंताला याद रखना है, अदरवाइज गोविंद राजुलू चिंताला पूरा नाम है उनका। और इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी जब इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, मुंबई में है। और हमने इससे पहले IRDA के बारे में किया था, IRDA का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच स्टेट वेलकम्ड एग्रीकल्चर ईयर थ्रू राजा प्रभा फेस्टिवल। तो इसको आप राजा प्रभा फेस्टिवल भी कह सकते हो, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है दोस्तों, मिथुन संक्रांति, क्योंकि मिथुन महीने का जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मिथुन संक्रांति भी इसको कहा जाता है। और ये दोस्तों फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का, ओडिशा का। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 दिन का राजा प्रभा फेस्टिवल ओडिशा के अंदर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और ये मिड जून में जो है वो स्टार्ट होता है, एक सिंबल है बेसिकली नए साल का आप कह सकते हो। और ये भूमा देवी या भूमि देवी को जो है वो डेडिकेटेड होता है, वुमेनहुड को डेडिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि 3 दिन तक जो मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट करती है, वो कहते हैं कि अपने आप को जो है वो क्या करती है, पूरा इस लायक बना लेती है, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो मानसून सीजन में जो है वो मानसून होने वाला है तो अच्छा हो सके। तो मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर ईयर की क्या होती है, ये शुरुआत होती है ओडिशा के अंदर। तो इसमें पहले 3 दिन के बाद जो है वो चौथे दिन जो है वो भूमि देवी या भूमा देवी, जो कि विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं, तो उनको स्नान करवाया जाता है, उनको नहलाया जाता है। तो ये चौथे दिन जिस दिन एंड होता है इस पूरे फेस्टिवल का। और जो इसमें दूसरा दिन होता है उस दिन माना जाता है कि मिथुन मंथ की जो है वो क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और इसमें जो है वो दोस्तों पिठास बनाए जाते हैं, मेरे ख्याल से पता होगा उड़ीसा के बच्चों को, पिठा
या पिठ कह देते हैं इसको, या अगर आपको नहीं पता तो इसको केक की तरह इसको बनाया जाता है। और इसको मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग जगह पे बेचा जाता है। इवन ओडिशा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, पिथा ऑन व्हील्स, मतलब केक ऑन व्हील्स। ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था कि अलग अलग जगह पे बेचे जा सके, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से जो है वो बनाए गए हैं। तो मतलब इसके कारण जो है वो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो लाइमलाइट में रखा गया। ओडिशा में आपको पता है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, कैपिटल भुवनेश्वर है जिसको टेंपल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, गवर्नर गणेशी लाल हैं। और दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे बहुत ही फेमस 2 नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, यहीं पे आपको सिमली पाल भी मिल जाएगा दोस्तों। सिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपको पिक्चर से देखना है। 2021 का ग्लोबल विंड डे जो है वो कब मनाया गया? 15 जून को मनाया गया दोस्तों, 15 जून को। और ग्लोबल विंड डे दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो बेसिकली क्या होगा मनाने का, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी विंड एनर्जी की बात हो रही है, मतलब एनर्जी सिस्टम के अंदर विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन। और आपको पता है 2022 तक हमने 175 गीगावाट को अचीव करना है, जिसमें से 60 गीगावाट जो है वो केवल किसका है? विंड एनर्जी का ही हमने अचीव करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन 15 जून को ही दोस्तों एक दिन और मनाया जाता है, और वो दिन कौन सा है हमारे पास? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल या सोशल अब्यूज जो एल्डर्स फेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा सके। इसलिए इसका थीम रखा गया असेस टू जस्टिस, असेस टू जस्टिस, कि एल्डर्स को भी यार जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए भी कोई लीगल एड सिस्टम होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया। तो मतलब 2 दिन आप याद रख सकते हो 15 जून से, लेकिन बहुत ज़्यादा दोनों दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। लेकिन यार जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, और तरह की वीडियोस, अलग अलग तरह की वीडियोस लेके आएंगे। और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ओवरवेलमिंगली इसको शेयर करें लिंक को और टेलीग्राम के, और उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे इनके साथ जुड़ने चाहिए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करेंगे, विच इंडियन रेसलर वन द गोल्ड एट पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज। तो दोस्तों इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं, लेकिन आपने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन याद रखना है जितना यहां पे लिखा हुआ है। पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज, जो कि आप कह सकते हो रेसलिंग का एक टूर्नामेंट है, जिसके अंदर गोल्ड मेडल जो जीता है वो वुमेन कैटेगरी के अंदर विनेश फोगट ने जीता है। और ये कैटेगरी है 53 केजी के अंदर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, उन्होंने यूक्रेन के एक रेसलर को हराया है। लेकिन ये इंडिया का दूसरा मेडल है इस पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज के अंदर, क्योंकि इससे पहले मेंस कैटेगरी के अंदर जो है वो एक बंदा जीत चुका है जिसका नाम है रवि कुमार, लेकिन उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता, उन्होंने कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल जीता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रवि कुमार दैया, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता 61 केजी कैटेगरी के अंदर। वुमेन कैटेगरी के अंदर विनेश फोगट, पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज। बस 2 चीजें इसमें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इनॉग्रेटेड 2 सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बीआरओ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्होंने 2 सेंटर्स को यहाँ पे उद्घाटन किया, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड एंड टनल्स। तो इसका मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि रोड सेफ्टी को और अच्छा किया जा सके, ग्रोथ हो सके, कंस्ट्रक्शन हो सके रोड्स की, एयरफील्ड्स की, टनल्स की या ब्रिजेस की। तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ जी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया टू मीट द डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। तो आपको पता ही है कि दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं थी, और जो ऑक्सीजन जो पहले इतने कम दाम पे मिला करती थी उसका दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो इस डिमांड को पूरा कर सकें, आगे हमें और कोई प्रॉब्लम ना है, उसके लिए हमने जो है वो प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। तो यहाँ पे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग को जो है वो आप कह सकते हो कि एड्रेस किया है। इवन आप कह सकते हो कि वो प्रेसिडेंट भी हैं इस मीटिंग के। 14th सेशन चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसको हम UNCCD भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? बोन, जर्मनी के अंदर। और यहां पे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उन्होंने बताया कि इंडिया का टारगेट है कि हमने 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को, जो डिग्रेडेड लैंड है, उसको 2030 तक हमने क्या कर देना है? पूरी तरह से अच्छा कर देना है उसको, पूरी तरह से हमने क्या कर देना है? मतलब इस तरह से बना देना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खत्म होती जाए, 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए। और इंडिया में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सेटअप किया जाएगा, जो कि इसी काम के लिए होगा कि लैंड डिग्रेडेड इशू को हम खत्म कर सकें।
नेक्स्ट, डेवलपिंग इकोनॉमीज एनर्जी ट्रांजिशन नीड्स $1 ट्रिलियन बाय 2030, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया आईईए, अदरवाइज उन्होंने फंड बताया कि 2030 तक जो है वो बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, $1 ट्रिलियन की जो है वो ज़रूरत है अगर एनर्जी को चेंज करना है हमने। लाइक ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को चेंज करते जा रहे हैं हम, क्लीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? पेरिस के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 30 है। इटालियन कार मेकर फरारी अपॉइंटेड बेनेडेत्तो विग्ना एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिर्फ इतना की याद कर लें और कुछ आपने याद नहीं रखना, इसमें यही लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है वो लुई कैमलेरी थे और वो रिटायर हो चुके थे दिसंबर 2020 में, लेकिन अब इनको लगा दिया गया है। नेक्स्ट, नोटेड कन्नड़ एक्टर संचारी विजय पास्ट अवे। तो दोस्तों बहुत ही फेमस एक्टर थे, कन्नड़ एक्टर थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। तो सिर्फ जो है वो एक बार आपने नाम जो है वो याद रखना है। इनका पूरा नाम विजय कुमार है, लेकिन इनको जनरली जाना जाता था संचारी विजय के नाम से। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिल चुका है 2015 के अंदर, और साथ ही साथ इनको जो है वो कन्नड़ स्टेट में फिल्म अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एक्टर, और फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर साउथ का भी अवार्ड मिल चुका है। तो नाम संचारी विजय, प्रोफेशन एक्टर थे, कन्नड़ एक्टर थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 15 जून 2021 का बेसिकली क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था कि जो केवाईसी गाइडलाइंस हैं दोस्तों, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में से ली जाती हैं? और आंसर क्या था इसका? ए आंसर था सेक्शन 35A के थ्रू इसको लिया जाता है, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। और ये केवाईसी जो गाइडलाइंस है अंडर सेक्शन 35A, ये 2002 में लॉन्च किया गया था इसको, और कहा गया था सारे बैंक्स को कि 31 दिसंबर 2005 तक, उस टाइम पे कहा गया था 2005 तक जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका केवाईसी पूरा हो जाना चाहिए, जो कि आज तक नहीं हो पाया और आज तक भी चल रहा है कि केवाईसी किसी ना किसी तरह से पूरा हो जाए। और यह भी कहा गया कि बैंक्स को जैसे जैसे अकाउंट्स ओपन होते जाएंगे धीरे धीरे करके केवाईसी को अपडेट करते रहना है। तो सेक्शन 35 है, आजकल सेक्शन पूछे जा रहे हैं तो इसलिए सेक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच नेशनलाइज्ड बैंक वाज मर्ज्ड विद द पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। आपको पता है कि यार 1969 में टोटल 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए थे। 1980 में आपको पता है 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए, इसका मतलब टोटल 20 हो गए। लेकिन 1993 में एक बैंक को एक पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, तो टोटल 19 रह जाएंगे 1993 के बाद। और ये कौन सा बैंक था जिसको मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ? और ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें आपको पता लग सकता है कि कई बार वीडियो लेट होता है, कब आएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको यहां से पता लग जाएगी। और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से जो है वो आप जो है वो फेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे, तो आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत होने का चांस जो बहुत कम है, क्योंकि 90 to 95% करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं। और दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक जो है वो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लें इसको। और साथ ही साथ आपने याद रखना है 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी का प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक कर लें। और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। और दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है। खुश रहोगे तो आपको टारगेट भी जल्दी अचीव होगा, और वैसे आपके आसपास के लोग भी जो है वो खुश रहेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना, यही मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन लेके कोई भी काम नहीं करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।